तो चैंबर से हमारे साथ शशांक जी लगातार जुड़े हुए, उनसे हम फिर से चर्चा करते हैं। शशांक जी, जिस तरह से अगर हम बात करेंगे झारखंड की, और हम चर्चा भी कर रहे थे कि यहाँ पर एक बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, उनकी अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए। सुदूरवर्ती इलाके होते हैं, सड़कें अच्छी नहीं होती है, सड़कें बनानी है, पुल का निर्माण करना, इस बार के बजट में ये सब देखा गया। स्वरोजगार के तहत आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करते हुए रोजगार को कैसे मुहैया कराना, इस बार के बजट में देखा गया है। शशांक जी, देखिए, कुछ अवधारणाएं बदल रही हैं जी। हमें ये मानना होगा कि राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, संसाधन सबके सीमित है आर्थिक। ऐसे में सस्टेनेबल ग्रोथ का या कैसे ग्रोथ का रोड मैप हो, इसकी योजनाएं बनानी चाहिए। हम गरीब, ये सब राजनीतिक बातें रहती हैं कि गरीब अमीर या किसान या मजदूर, लेकिन अंततः विकास ही सबको समृद्ध बनाता है, सबका जीवन अच्छा करता। तो बजट को अब इस दृष्टिकोण से देखने की लोगों को रुचि बनानी होगी। इस बजट में ऐसा प्रयास किया गया, ये मैं नहीं कहता कि नहीं किया गया है, लेकिन सरकार हमेशा ये सोचे कि हम कैसे आधारभूत संरचनाएं अच्छी करें, कैसे रोजगार के ऐसे अवसर विकसित करें जिससे जनता स्व आय की तरफ बढ़ सके। तो चूंकि राजनीति होती है, ये एक राजनीतिक मजबूरी या व्यवस्था सभी दलों के साथ रहती, बजट में इसकी घोषणाएं भी रहती, बजट का स्वर भी वैसा रहता। लेकिन मेरा ये मानना है कि अब धीरे धीरे सरकारों को समझना चाहिए कि हमें सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ धन का व्यय करना चाहिए। हम ऐसी संरचनाएं खड़ी करें जो सतत रोजगार में सहायक सिद्ध हो। तो इस दृष्टिकोण से हालांकि इस बजट में जैसे मत्स्य की योजनाएं हैं या चेक डैम है या पर्यटन स्थल का विकास करना है, ये सब चीजों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मैं तो बार बार कहता हूँ कि बजट को हमको उस चश्मे से देखना बंद कर देना चाहिए कि मजदूर को क्या मिला, किसान को क्या मिला, जिससे विकास सर्वाधिक हो, धन का सर्वाधिक आवंटन वही होना चाहिए और वहीं से समृद्धि फैलती है। अब अगर और अनुदान से आप किसी वर्ग को समृद्ध नहीं बना सकते, जनसंख्या बड़ी है, आर्थिक संसाधन सीमित है। नहीं, लेकिन और एक जी शशांक जी, आपने जो बात कही कि ये गरीब अमीर, ये राजनीतिक बातें हो गई, लेकिन इस पैंडेमिक में जो देखा गया, मजदूरों को काफी परेशानी हुई। आपने भी तस्वीरें देखी होगी किस तरह से मजदूरों को पैदल आना पड़ा। सरकार ने मजदूरों को लाने के लिए हवाई जहाज का इस्तेमाल किया। तो बड़ा चैलेंज सरकार के लिए था कि इन्हें यहाँ पर रोजगार मुहैया कराई जाए। नहीं, देखिए, पहले तो हम इस पे जाए ना कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि यहाँ से मजदूर दूसरे राज्यों में जाते हैं। जी, आपने सही बात। यही हम संसाधन विकसित कर दें। अभी अनेकों ऐसे उदाहरण है जब बाहर से प्रवासी मजदूर आए, उन्होंने यहाँ पे अच्छा व्यवसाय तो खड़ा कर लिया। तो हम ये उनको जानकारी दें, सहयोग करें, आर्थिक सहयोग प्रदान करें, तकनीकी सहयोग प्रदान करें, व्यापार में उनकी सहायता करें, जो स्थानीय व्यापारी है उनसे सहयोग लें, तो फिर ऐसी अवस्था नहीं आएगी कि इतनी बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर इधर से उधर जाए। दूसरी बात यह है कि बजट में मैंने एक चीज देखी कि हमारा पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय का अनुपात अच्छा नहीं है। अगर हम 75,000 करोड़ राजस्व में लगा दें और 15,000 करोड़ पूंजीगत व्यय में डालें तो उससे विकास में बाधा आती। सरकार को कुछ ऐसा सोचना चाहिए कि रेशियो अच्छा हो, कम से कम 30% पूंजीगत व्यय होना चाहिए, उसी से आधारभूत संरचनाएं अच्छी बनेगी। झारखंड ऐसे भी थोड़ा पिछड़ा राज्य है, उतनी संरचनाएं है नहीं। सरकार सोचती है, मैं भी जानता हूँ आर्थिक संसाधन सीमित होते, लेकिन भविष्य में कैसे हम इस रेशियो को अच्छा कर सके, इस पे काम करना चाहिए। तभी जाके आर्थिक समृद्धि का विस्तार होना आवश्यक है और वो विस्तार तभी आवश्यक होगा जब विभिन्न क्षेत्रों में आप संभावनाएं बनाएंगे, अवसर बनाएंगे। तो मेरा मानना है कि बजट या धनराशि, उसका पूरा उपयोग सिर्फ इसी दृष्टिकोण से होना चाहिए। ये जो पुरानी राजनीतिक या विश्लेषण की जो शैली चली आ रही है कि मजदूर को इतना दिया, किसान को इतना दिया, व्यापारी को इतना दिया, महिला को इतना दिया, इन सब को छोड़ के धन वहीं लगना चाहिए जहां से विकास और समृद्धि फैले। जी, चलिए, ये तो योजनाएं की बात हो गई। एक बड़ा तबका अगर हम बात करेंगे जो 60 प्लस उम्र का है, वृद्ध है, उनके लिए यूनिवर्सल जो पेंशन की योजना सरकार ने लाई है, क्या कहेंगे? देखिए, आप पेंशन की राशि देखिए, 500,000 रुपया किसी की मानसिक सहायता करके उसके जीवन स्तर में बहुत बड़ा अंतर नहीं लाया जा सकता। ठीक है, ये सांकेतिक है, लेकिन जो मैं हमेशा कह रहा हूँ कि मूल अवधारणा यही होनी चाहिए कि उनके पास भी कोई ऐसा साधन हो कि वो कुछ पैसा बना सके। आसपास कोई कुटीर उद्योग चल जाए या कोई ऐसा हो जिसमें वो घर बैठ के कुछ काम कर सके, कठिन शारीरिक श्रम का नहीं, लेकिन जो उनसे हो सके।
जी चलिए हम अपने सहयोगी विपिन का रुख कर लेते हैं। विपिन, 91,277 करोड़ का बजट हर तबके के लोगों को ध्यान में रखते हुए आखिरी पायदान पे जो इंसान खड़ा है उस तक योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचे, इस बात का जिक्र इस बजट में किया गया है। विपिन जी बिल्कुल, जिस तरह से जो अनुमान लगाया जा रहा था कि ये जो वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट जब राज्य में पेश होगा तो क्या कुछ योजना का कुल आकार इस बार बजट राशि में सरकार करने जा रही है, क्योंकि जिस तरह से अभी जो चालू वित्तीय वर्ष है इसमें 86,300 करोड़ का बजट पिछली बार राज्य की सरकार ने बजट सत्र में पेश किया था और आज जिस तरह से 91,277 करोड़ का बजट सदन में पेश किया है राज्य के वित्त मंत्री ने, और जिस तरह के प्रोविजन इस बजट में किए गए, एक बार फिर से राज्य सरकार राज्य के किसानों की कर्ज माफी के लिए 1200 करोड़ का प्रोविजन इस बजट में सरकार ने किया है। जनजातीय विश्वविद्यालय को इस वित्तीय वर्ष में स्थापित कर लेने को लेकर यहाँ पर जो है सरकार का फोकस, और सबसे बड़ी बात जो इस बजट के कुछ हिस्सों पर अगर गौर करें तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास विभाग, कृषि पशुपालन और जो जल संसाधन विभाग है उसके लिए करीब 18,653 करोड़ का प्रोविजन राज्य की सरकार ने इस बजट में किया है। इसी तरह से अगर बात की जाए तो जो राजस्व व्यय है राज्य सरकार का इस वित्तीय वर्ष में होने जा रहा है उसके तहत 75,755 करोड़ का प्रोविजन इस बजट में है। पूंजीगत व्यय के लिए 15,521 करोड़ का प्रावधान सरकार ने किया है। सामान्य प्रक्षेत्र के लिए 26,734 करोड़, और सबसे बड़ी बात जो जिसका जिक्र बंधु तिर्की भी कर रहे थे, सामाजिक सेक्टर के लिए यानी सोशल सेक्टर के लिए तकरीबन 33,625 करोड़ रुपए का प्रावधान इस कुल बजट में राज्य सरकार की तरफ से है। और जहां तक अगर सरकार के आय की हम बात करें तो ये जो बजट आज राज्य में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने पेश किया है उसके तहत राज्य को अपने राजस्व से करीब 23,265 करोड़ रुपए मिलने के अनुमान है वित्तीय वर्ष 2021-22 में। इसके अलावा जो गैर राजस्व कर है उसके जरिए राज्य को 13,500 करोड़ मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं केंद्रीय सहायता से इस वित्तीय वर्ष में झारखंड को 17,891 करोड़ रुपए मिल सकते हैं, ऐसा अनुमान इस बजट में है। और साथ ही साथ अगर बात की जाए जो सबसे बड़ा इस बजट में राज्य के लिए जो सेक्टर रहा है कि जो सेंट्रल कर है, केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी के तौर पर इस वर्ष इस वित्तीय वर्ष में 22,050 करोड़ झारखंड को मिलेगा। वहीं अगर बात की जाए तो जो उधार और अग्रिम वसूली है सरकार का उससे करीब 70 करोड़ रुपए वसूली की बात जो है वो सामने आ रही है। इसके अलावा कुल राजकोषीय घाटा जो इस वित्तीय वर्ष में सरकार को हो सकता है, जिसका आकलन सरकार ने अपने बजट के जरिए किया है, उसके तहत 10,210 करोड़ रुपए के राजकोषीय घाटा होने के अनुसार है। और कहा जा सकता है कि जिस तरह से बिरसा ग्राम विकास योजना के लिए 61 करोड़, किसान समृद्धि योजना के लिए 35 करोड़, तो कल जो संकेत वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने दिए थे कि एक तरह से निवेश का ये बजट होगा, और जिस तरह के योजनाओं का प्रावधान किया गया है इस बजट में, अभी धीरे धीरे तमाम चीजें जो उभर कर सामने आ रही है उससे यह कहा जा सकता है कि विकास की ओर राज्य को ले जाने वाला बजट होगा। और सबसे बड़ी साहस की बात अगर कही जाए तो जो लॉकडाउन के बाद जो आर्थिक स्थिति झारखंड की थी और जिस तरह से कल जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट सदन में आया वो भी जो गवाही दे रहा है, उस हिसाब से कहा जा सकता है कि जो बजट में प्रोविजन राज्य की सरकार ने किया है उससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होगा 2021-22 का, उसमें अगर तमाम योजनाओं पर सरकार गंभीरता पूर्वक फोकस करेगी तो झारखंड को इससे काफी फायदा होगा। राज्य काफी तेजी से विकास के पायदान में एक लंबी छलांग लगा पाएगा। चलिए, तो ये उम्मीद की जा रही है कि इस बार का ये बजट झारखंड के हित के लिए है और काफी फायदा झारखंड को मिलने वाला है इस बजट से। विपिन, आप हमारे साथ बने रहिए, हम फिर से आपसे जुड़ेंगे और तमाम जानकारी हासिल करेंगे।